रिमोटली अगर आपको कुछ करना हो तो वो पॉसिबल जरूर है, बट चाबी से नहीं, वहाँ पे आपको जो है ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ कनेक्टेड फीचर्स, कुछ ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स भी आते हैं, तो दोनों चीज़ों की अभी मैं बात करूँगा। बट सबसे पहले लुक्स वगैरह की बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने इसको फोटो में देखा था, मैंने बहुत लेट इसको रियल लाइफ में देखा, और जब मैंने फोटो में देखा था तो मुझे लगा बड़ा फंकी सा मस्त सा चीज़ है। रियल लाइफ में भी मेरे सेम इंप्रेशन है, सही लग रहा है मुझे ये। जो बच्चे हैं या जो आज की जनरेशन के लोग हैं उनके हिसाब से सही मेरे ख्याल से बैठेगा कि हाँ ठीक लग रहा है, फंकी सा है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको, 6 अलग अलग कलर आते हैं। एक वेरिएंट आता है ये ग्रीन, ग्रे और नॉट ग्रे बट सिल्वर, और ये डार्क ग्रे जो कि ब्लू नजर आता है नजदीक से, वैसे वाला कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इट इज ऑल, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज प्लास्टिक, एवरीथिंग इज लार्जली प्लास्टिक। कहीं भी मेटल जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इनफैक्ट नीचे तक मेटल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इट इज ऑल प्लास्टिक, और उस वजह से इसका वजन वगैरह जो है कम रखा गया है। बट पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। टीवीएस के पास में iQube है जो कि बहुत बिकता है, ठीक है। ये उससे हल्का है, उससे थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, पतला है, और इस वजह से इसमें बैटरी पैक भले ही सेम हो 3.1 किलोवाट आवर का, ये ज़्यादा भी चलेगा उससे। तो वो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है उससे समझ में आता, और ये 20,000 सस्ता भी है, तो समझ में आता है कि भैया वो थोड़ा प्रीमियम है, ये थोड़ा नीचे के लेवल पर सेट करता है, और ये रेंज वगैरह भले ही सेम देता हो, लेकिन ये आपको फीचर्स वगैरह कम ऑफर करता है। एंड टीवीएस ने थोड़ा सा स्टाइलिंग भी जो है काफ़ी अलग रखी है। वो एकदम फैमिली स्कूटर टाइप लगता है, बट ये थोड़ा सा फंकी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह के लायक जो है स्कूटर लगता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें दी गई है, अच्छा बड़ा टायर दिया गया है फ्रंट में। 14 इंच का टायर जो है वो फ्रंट में है, जिसमें अगर आपको जानना हो, मतलब 14 इंच का व्हील है, टायर की साइज़ एग्जैक्टली आपको जाननी हो तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखी होगी 90, 80, 14 ये साइज़ लगी हुई है। अलॉय है फ्रंट में जो कि आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पे आपको ब्रेक दिख रहा है, कोई भी डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं आता है इसमें। अगर आप देखो यहाँ पे दिस इज ऑल पैक्ड ऑन के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है, और ये ऑर्बिटर जो है उसका टिपिकल ब्रांडिंग टाइप चीज़ें यहाँ दी गई है। टीवीएस का लोगो यहाँ है, ऑर्बिटर यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी पतला फ्रंट से स्लीक सा ये लगता है, और ये डीआरएल यहाँ पे रन करती है। नीचे की तरफ लाइट आपके पास में यहाँ आ जाती है, एंड दिस इज स्टैंडर्ड आपको जिस तरीके का मिल रहा है। विंड ब्लास्ट वगैरह वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता नहीं है कि कोई विंड ब्लास्ट वगैरह आए, बट फिर भी थोड़ा सा एक्चुअल में विंड डिफ्लेक्ट करने में सही काम करता है। ये काफ़ी शेप जो है जिस तरीके का, जैसे ये डिज़ाइन यहाँ करी गई, सिमिलर टाइप ऑफ पीस यहाँ पे भी रेक्टेंगल के हिसाब से लगाया हुआ है, तो थोड़ा डिज़ाइन में दिमाग लगाया है, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ कहीं चिपका दिया हो। और ये अच्छी बात है इंडियन कंपनीज़ की, या टू व्हीलर कंपनी जो इंडिया में प्रेजेंट है उनकी, कि थोड़ा डिज़ाइन और उस पर काम करते हैं। दे आर नॉट, जो कुछ स्टार्टअप आते हैं एकदम चीप स्कूटर लाने में, उनकी तरह मामला नहीं है, कुछ थॉट प्रोसेस लगता है उसमें। एनीवे, आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर्ड मिल सकती है, जैसे कि ये स्क्रीन हमने कुछ और व्हीकल्स में भी देखी है टीवीएस के। अब इसमें जो है ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर वगैरह, जो कि ये देखो इंडिकेटर वगैरह की लाइट यहाँ पे है, हाई बीम का यहाँ पे है, साइड स्टैंड अगर लगा हुआ रहेगा तो साइड स्टैंड का इंडिकेटर यहाँ पे आएगा। ये चेक इंजन लाइट है, इंजन यहाँ पे नहीं है, बट ओवरऑल जो सिस्टम है उसके लिए चेक है लाइट है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल ऑन करोगे तो वो है। मोड सेट 2 बटन है जो कि दबाने में थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं अगर आप ग्लव वगैरह आप कुछ पहनो, बट इन बटन से होगा क्या, आपको जो है ट्रिप वगैरह के बीच में आप घूम सकते हो, ओडोमीटर ट्रिप वगैरह, डिस्टेंस एम्प्टी वगैरह, और आपको कुछ सेट वगैरह करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, टाइम वगैरह। रिट्रैक्ट साइड स्टैंड, स्टार्ट करने के लिए साइड स्टैंड रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे बता रहा है। ऊपर की तरफ आपको बता रहा है कि बैटरी परसेंटेज क्या है, और रीजनरेशन होता है तो वो यहाँ दिखाता है। एंड यहाँ पे ये स्ट्रेंथ आ रहा है आई थिंक सिग्नल का, कि क्या बाइक में जो कनेक्टेड फीचर है उसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या, मतलब सिम की वो क्या है, और यहाँ पे बैटरी जो है वो दिख ही रही है। अब अलग अलग चीज़ें ये ऑब्वियसली दिखाता है इस छोटी सी स्क्रीन में ही, कि जब मैं चला रहा हूँ, मान लो तो मैंने स्टार्ट अगर किया है तो कैसे स्टार्ट करना है, प्रेस ब्रेक वगैरह, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक दबा के किया। अभी इकोनॉमी मोड, अब मैं मोड चेंज करूँगा तो सिटी मोड, एंड उसके बाद में रिवर्स अगर मुझे ले जाना है तो उसके लिए भी फॉरवर्ड मोड, और यहाँ पे रिवर्स मोड, ये सब चीज़ें दिखाता है। नाउ अब ये देखो, इसको एक बार तो बंद तो कर देता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मोटर ऑफ वगैरह यहाँ दिखाता है, मोटर ऑफ मैंने यहाँ कर दी। अब देखो मैं सिंपल सा सीन समझाता हूँ आपको कि रिवर्स मोड वगैरह जो है वो है, और सब चीज़ें दी गई है, बट 2.4 समथिंग bhp मैक्सिमम पावर निकलती है, 1.8 जो है वो है, और पीक टॉक जो है, पीक पावर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये सफिशिएंट पावर इसके हिसाब से नहीं है। इसके वजन से जो है उसके हिसाब से पावर थोड़ी सी कम लगती है। कंपेयर अगर आप करोगे तो आप आइस में जो एक्टिवा वगैरह जो भी स्कूटर आते हैं एंट्री लेवल, उनके हिसाब से है इसकी प्राइस। मतलब कुछ जगहों पे आप ऑलमोस्ट 1 लाख में खरीद लोगे, कुछ जगहों पे 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग आप कौन सी जगह पे हो। कुछ जगह पे जैसे दिल्ली वैली में तो एक्चुअली और ज़्यादा सस्ता खरीद सकते हो आप, ऑलमोस्ट 93-94,000 के आसपास भी हो सकता
है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो और आइस व्हीकल से कैसा कैलकुलेशन कर रहे हो। आपको थोड़ा सा फिर पावर में आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट उसमें चलाते हुए थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा मैं कि स्विच गियर वगैरह ओवरऑल कैसे लग रहे हैं। मुझे उतना ज़्यादा खुशी नहीं है इन चीज़ों से जिस तरीके से दिए गए हैं, बट आपको बताने के लिए बता दूं, यहाँ पे पास स्विच है, ये क्रूज कंट्रोल का है, ये इंडिकेटर और हॉर्न यहाँ दिया गया है आपको। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम है, ये रिवर्स वगैरह आपको लेना हो तो वो यहाँ पे मोड बटन दिया गया है, इकोनॉमी और उस मोड में अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो। यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम है वो दिया गया है। ये ठीक पॉकेट है एक्चुअली, सामान वामान रखने के हिसाब से, काफ़ी डीप तो नहीं, बट फोन वोन अगर इसमें रखोगे तो बाहर उछल के नहीं आएगा। देन देयर इज दिस हुक जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैक्सिमम 3 किलो ये लिखा हुआ है इस पे। यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है टांगने वांगने के हिसाब से। दिस इज फ्लैट एरिया, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट यहाँ पे फ्लैट बोर्ड है, आप इसको सामान वामान रखना चाहो तो रख सकते हो। सिलेंडर शायद यहाँ फिट नहीं होगा, इतना स्पेस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे हवा हवा जाने का सिस्टम में दिया हुआ भी है, लेकिन तो अपने यहाँ कपड़ा ना ठूसे प्लीज़। टाटा नैनो में आग लग जाती थी, पता है, उसके एयरवेंट में लोग कपड़ा ठूस देते थे उस वजह से। एनीवे, यहाँ पे यहीं से खुल जाता है ये बूट, जो कि 34 लीटर का बताया तो जाता है, लेकिन जैसे रिश्ता में भी 34 लीटर का आता है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, बिकॉज इसमें ना जैसे यहाँ थोड़ा सा स्पेस का करके निकाल लिया गया है, थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, तो फुल्ली प्रैक्टिकल जो है ये सिस्टम यहाँ पे नहीं फील होगा। हाँ, एक फुल फेस और मे बी एक आधा हाफ फेस वाला हेलमेट जो है वो आ जाएगा, 2 हाफ फेस भी आ जाएंगे, पर बड़े हेलमेट नहीं आएंगे। जो फुल फेस है वो भी थोड़ा पतला और छोटा होगा तो ही आएगा वो, तो वो चीज़ है। थोड़ा सा कार्विंग यहाँ पे भी दी गई है आपको, ताकि आप हेलमेट वगैरह सही से फिट कर पाएँ। एंड दिस इज़ अ ब्रिलियंट POV मैप जिस तरीके से दिया हुआ है, इंडिया को सेंटर में रखा है और बाकी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द जो है बनाई गई है। नॉट टू स्केल, मतलब ये ऐसे ही रफली बता दिया गया है आपको, ऐसे ही गेज वेज करने के हिसाब से, तो वो आप देख ही सकते हो। यहाँ ये क्या इंडिकेट किया हुआ है, ये आप बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देन देयर इज दिस थिंग ऑल्सो, अगर आप देखो ये क्या क्या बनाए हुए हैं यहाँ मुझे बताओ, बट यहाँ पे ये सिंपल सिस्टम है, आप कुछ रखना है तो यहाँ रख दो। साथ में ये चार्जर शिप किया जाता है, जो कि मतलब नॉर्म ही एक तरीके से आप कह सकते हो, तो हर गाड़ी में जो है यहाँ पड़ा ही होगा और यही लगा के हम चार्ज कर रहे हैं इसको अभी। और ये बंद करने के बाद में यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो मुझे दिखानी हो, सबसे पहले तो आपको पीछे भी 2 सस्पेंशन मिलेंगे और हब माउंटेड मोटर ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बैटरी जो है वो नीचे वहाँ प्लेस्ड है, तो उसकी वजह से जैसे IQ वगैरह या बाकी स्कूटर्स में बैटरी जो है यहाँ फ्लोर बोर्ड पे यहाँ पे प्लेस होती है और इसमें यहाँ प्लेस्ड है, लेकिन जो इस पॉइंट के स्कूटर्स है, वीडा VX2 वगैरह जो है, उसमें सब में इधर ही प्लेस आती है बैटरी। तो चलाते वक्त उसकी बात करूँगा कि उसकी वजह से फीलिंग कैसी है चलने वालने के हिसाब से। आपको दोनों स्टैंड मिलते हैं, साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिलते हैं, और रियर में कुछ ऐसी सी दिखती है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और ये पीछे की तरफ टेल लाइट आपको एक्चुअली मैं चालू करके बताता हूँ, और ये मैंने यहाँ चालू करी, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जल रही है यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे भी LED जल रही है। तो दीज आर ऑल LED लाइट्स। अब इसमें ज़्यादा, हाँ, एक सीट फ्लैट है, एकदम फ्लैट सीट है। बहुत लंबे टाइम बाद में मैंने एक स्कूटर या बाइक देखी जिसमें सीट एकदम जो है फ्लैट दिख रही है साइड से, आप देखो। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा भूला हूँ। अब इन गाड़ी के चलने में कैसी है वो, और इन चीज़ों की बात करता हूँ फंक्शनिंग की। हाँ, ये चीज़ भूल जाता मैं, यहाँ पे आपको एक चार्जर जो है वो मिलता है, जो कि कभी कभी खोलने में प्रॉब्लम होती है, बट दिस इज़ अ प्रॉपर, सॉरी, दिस इज नॉट अ प्रॉपर टाइप C, दिस इज जस्ट अ USB टाइप A। तो वो चीज़ यहाँ पे है, और आपको जिस हिसाब से दी हुई है, शुड कीप द रेन अवे, मेरे ख्याल से। हाँ, 22 ठीक ठाक दूर रख पाएगी। एनीवे, चलो अब मैं इसको चलाता हूँ। ओके जी, तो अब मैं चलाते हुए बात करता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो बची हुई थी वो बताता हूँ। एक तो कनेक्टेड फीचर्स जो है इसमें ऐसे आते हैं कि ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह जो है ब्लूटूथ के थ्रू बता देता है। ये आप दूर जब होते हो तो आप रिमोट से कुछ चीज़ें देख सकते हो, चार्जिंग स्टेटस क्या है, व्हीकल की लाइव लोकेशन वगैरह क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ना ही ये डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हो सकती है, आप देख ही पा रहे हो किस तरीके की डिस्प्ले है, बट वहाँ पे वो एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया कनेक्टेड। मैं ऑनेस्टली, मेरे को नहीं पसंद ये कनेक्टेड फीचर वगैरह। इसमें हेजल ज़्यादा है, काम कम आते हैं, तो जिन चीज़ में हेजल बढ़ती है वो मैं टेस्ट करके, मतलब आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ जो इसका करते हो वो कुछ खास ऐसा काम का नहीं है। गूगल मैप वाले टाइप के लिए वैसे ही आपको फ़ोन देखना पड़ता है, जो आप चलाते हो देख नहीं सकते हो। तो अगर आपका वैसा रेगुलर बिजनेस है ही, तो यहाँ पे कुछ स्टैंड वगैरह लगा के फ़ोन यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। बट जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ओवरऑल स्विच गियर वगैरह से जुड़ी हुई है। मैं एक बार की रोक लेता हूँ।
सिंपल है, आप स्कूटर जो है चालू करो, चाबी घुमाओ, ये चालू हो जाता है। ब्रेक दबा के आप इसको नीचे करोगे तो ये जो है चलने वाले मोड पे आ जाएगा। हालांकि जब आप ऐसे हाथ को पकड़ते हो तो जो इजीली रीचेबल जगह है वो ये यहाँ पे इस तरफ ये है और इस तरफ ये है। इससे चालू होने की आदत पड़ी हुई हमारी, बट यहाँ पे इससे चालू नहीं होता, तो एक बार की इसकी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, विच इज़ ओके। ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए है, तो मैंने दबाया और दबा के रखा, तो अब ये फॉरवर्ड में 4 किलोमीटर/आवर तक जाएगा और सेम पे रिवर्स में भी जो है 4 किलोमीटर/आवर तक जल जाएगा। कभी ढलान वलान हो या चढ़ाई हो तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अभी ढलान है तो यहाँ पे 5 जा सकता है फॉरवर्ड में, ये देखो ये 5 चला गया, ठीक है, पर रिवर्स में 3 ही जा रहा, तो वो तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है मामला। अब इसको दबाओ, मोड आपका इकोनॉमी मोड पे और इसी से सिटी मोड पे जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप इकोनॉमी मोड पे होते हो तो 40 के आसपास जाती है। एक्चुअली चेक ही कर लेता हूँ ना, मैं टॉप स्पीड फिर भूल जाऊँगा, समवेयर अराउंड 45, हाँ आई थिंक 45 जो है वो लिमिट है। 45 के बाद में ऐसे पावर मिलना हो जाती है। आईक्यू इसका बड़ा भाई बहन जो भी कहना है। और जब आप सिटी मोड पे होते हो तो ये आपको जो है 68 की लिमिट जो है वो है। ढलान वगैरह में 69 70 तक आप जा सकते हो, बट आफ्टर 60 थोड़ा सा पावर जो है वो खत्म होने लग जाती है, कुछ खास पावर जो है वो नहीं आती है। इंटरेस्टिंगली जो क्रूज कंट्रोल दिया है वो भी 60 के बियॉन्ड ज़्यादा काम करता नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ थ्रॉटल से ही उसके बियॉन्ड जा सकते हो। अब क्रूज कंट्रोल वगैरह मैं क्यों बोल रहा था, मेरे को ऐसा कुछ खास काम के नहीं लगते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूशन सिंपल है, मैं चल रहा हूँ, मैंने इसको दबाया और एक बार और दबाया तो क्रूज कंट्रोल रेडी और लग गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सीलेटर पेडल को थोड़ा सा खींच दूंगा एक पॉइंट के बाद में, या मैं ब्रेक पेडल दबा दूंगा तो फिर से हट जाएगा, फिर से मुझे उस रेंज में आके फिर से ही करना पड़ेगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मोड, अगर आप सिटी में हो, किस मोड पे हो, तो एक सर्टेन लिमिट से पहले वो चालू भी नहीं होता है, जो कि आई थिंक सिटी मोड के लिए 20 है। ये मैंने सिटी में किया 22 23 पे होता है जैसे ही वो, हाँ 23 दोनों के लिए, इकोनॉमी और सिटी दोनों के लिए 23 वो स्पीड है। उसके बियॉन्ड आप क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये उतना ज़्यादा काम का नहीं है और कितने ही कम लोगों के लिए यूज़ केस होगा कि जब वो जा रहे हैं तो उनके लिए एक लंबा स्ट्रेस आता है जिसपे वो 60 चलाना चाहते हैं, कोई ब्रेकिंग वेकिंग कुछ नहीं करनी है उनको, ना ही एक्सीलेटर पेडल पे जो है हाथ रखा हुआ डिस्टर्ब होगा उनका, तो बहुत ही कम लोगों के लिए वो चीज़ है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ तो चलो ठीक है, मैं ऐसे रिलैक्स करके थोड़ी देर चला सकता हूँ और मैंने ऐसा जैसा दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा काम चल जा रहा है। पर बहुत ही कम जो है वो यूज़ केस बहुत लोगों के होंगे, तो क्रूज कंट्रोल मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है सब लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए। स्विच गियर में और जो चीज़ थी, थोड़ा हाई पास जो है ऊपर है, काफ़ी ऐसा यूज़ करना, ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी एक समस्या है। इन स्विच गियर्स को बेटर अब कर देना चाहिए, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को समझना चाहिए कि जो चीज़ काम में लेनी है उनको क्विकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यहाँ वाला क्यों नहीं देते वो। हाँ, ऐसे एक और चीज़ याद आ गई, मैं भूल जाता, एक बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है इसमें। सबसे पहले हिल होल्ड वाला फीचर भी मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। तो हिल होल्ड वाले फीचर में क्या है ना, एथर वेथर का बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पे जैसे ऊपर गए और अब मैंने 2 सेकंड रुकूंगा और हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ जस्ट लुक एट इट, सिटी मोड सब कुछ है, कंडीशन मीट कर रही है, चढ़ाई पे मैं हूँ, नहीं काम कर रहा, बट इट विल वर्क एक डिग्री तक, ठीक है। ये देखो एक सर्टेन डिग्री पे, थोड़ा ज़्यादा जाने पे नहीं काम करता। यहाँ पे भी क्या होता है ना, अगर मैं उतर जाऊंगा नीचे तो देखना क्या होगा कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चलती रहती है, देख रहे हो भाई, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। अब ये कुछ कुछ जगह तो चल जाता है जहाँ पे ढलान कम है, वहाँ पे ना फील होता है कि ये बेसिकली उल्टा काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे चढ़ाई है तो आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और स्कूटर को आगे जाने भी नहीं दे रहा है, ये इतना स्मूथली काम नहीं करता। वो फीलिंग नहीं आती कि ब्रेक लग गए, वैसे वाली फीलिंग थोड़ी सी कम है। तो वो एक चीज़ हिल होल्ड के साथ में हुई। एक और चीज़, और बाय द वे हिल होल्ड ऐसे भी काम करता ही है, नीचे गया मैं तो मैंने ये लगा लिया, अभी ये ढलान ज़्यादा है, यहाँ काम कर जाएगा, हाँ यहाँ काम कर गया। अब देखो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो हल्का हल्का पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा स्मूथनेस इसमें जो है कम है। बट ये एक चीज़ जो है वो अच्छी करी इन्होंने कि हिल होल्ड के साथ साथ में ये मैकेनिकल सिस्टम भी दे दिया, जो कि यहाँ दिया हुआ ना ये, तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो ब्रेक व्रेक लगाने के लिए। वेरी नाइस, कोई भी इशू इसमें नहीं है, ये एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे करी हुई है। अब बात आती है पावर वगैरह की, तो देखो 3 लोग बैठ के, 3 लोग क्या, 3 लोग क्यों बोल रहा हूँ मैं, 2 हैवी लोग बैठ के आप जब चला रहे हो और उन दोनों का वेट ज़्यादा है, तो मतलब बेसिकली मेरा रेफरेंसिंग 3 लोगों का ये था कि 3 जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं उस साइज़ के मान लो, उतना वेट अगर आप इस पे डालोगे, विच इज़ रफली वॉट लेट्स से 60 × 3 100-150 किलो तक के वेट के हिसाब से जब आप चला रहे हो तो फ्लैट एरियाज में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फ्लाईओवर चढ़ाने में स्लो हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रगल वहाँ पे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। लेकिन अगर आप रुक गए हो किसी जगह पे और थोड़ा सा स्टीप मामला है, जैसे कि मैं यहाँ मिट्टी में घुसा देता हूँ इसको, मिट्टी में थोड़ा सा बेटर आप समझ
पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे इस मिट्टी में हम घुस गए, अब ये थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी है तो थोड़ी हार्ड है, बट जैसे ये सॉफ्ट है यहाँ पे मिट्टी, तो अब मैं जब यहाँ पे बैठ गया हूँ और देखो फुल थ्रॉटल, ये देखो नहीं जा रहा आगे, फुल थ्रॉटल, क्लोज थ्रॉटल की वार्निंग आ गई। तो रेजिस्टेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है मामला जो है चलेगा या नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को कोई भी इशू किसी तरीके का फेस नहीं हुआ है, सिवाय जब मैं ये गड्ढे वड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर मुझे पाँव से थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है और फिर मेरे को इसको चलाना पड़ता है। ये आपके 99% यूजर्स में आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आपको उतना भी ज़बरदस्त पावर नहीं देगा कि किसी भी तरीके के गड्ढों से बाहर निकाल दे। अब नॉर्मल चलाने वालाने में कैसे लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो बढ़िया जो कहते हैं ना राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, गड्ढों में जा रही है या नॉर्मल सड़क है या भयंकर गड्ढों टाइप वाला ग्रेवल एरिया में भी जा रहे हो आप, तो ओवरऑल जो फ्रंट टायर साइज है या जिस तरीके का सस्पेंशन दिया गया है एक्चुअली बढ़िया काम करता है। तो ये एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है इसके बारे में, जिस तरीके की राइड क्वालिटी वगैरह इसकी है। ब्रेकिंग भी अच्छी है डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई भी डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं है, और इसका वजन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो ब्रेकिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। आपको इमरजेंसी में भी ब्रेक करना है तो दोनों अगर आप एक साथ ब्रेक करो तो ये देखो सही से लग पा रहे हैं, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। और ओवरऑल शैसी जो है इधर उधर नहीं फेंकती है, चला के जो यहाँ पे ऊपर की तरफ बैटरी प्लेस की है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह ऊपर होता है, तो ऐसा फील नहीं होता है कि कुछ ऊपर से हैवीनेस वगैरह नहीं। काफ़ी सही मुझे उस मामलों में ये लगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके पॉजिटिव में ही रहेगी हमेशा, जैसे कि रेंज जो है वो अगेन फर्दर ऐसी चीज़ है जो कि इसकी पॉजिटिव में रहेगी। जिस तरीके की रेंज, ये ट्रू रेंज डिलीवर करता है, ऑलमोस्ट 100 ईजीली टच कर जाता है। iQube भी 100 जो है वो टच कर जाता है, बट ये iQube से आप मान के चलो 7, 10, 12 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, डिपेंडिंग आप चला कैसे रहे हो, आपके चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है, जो कि एक्चुअली एक ठीक एक्सटेंडेड रेंज है। मोस्टली फ़र्क जो है वो पावर में हब माउंटेड मोटर होने की वजह से और ओवरऑल वेट कम होने की वजह से आ रहा है, ये जो भी डिफरेंस आ पा रहा है वो एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। जिन लोगों को थोड़ा कम चार्ज करना है घर पे और ज़्यादा दिन तक चलाना है उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर चीज़ है। एक बार टॉप स्पीड कर लेते हैं। चढ़ाई आ गई है तो 67 से आगे नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पे ढलान या नॉर्मल सरफेस आते ही दिस विल गो टू 68, 69। अब जैसे नॉर्मल सरफेस आ गया है, चढ़ाई खत्म हो गई है तो ये 68 आ गया है। माइट गो टू 69, माइट नॉट, डिपेंड करता है वो तो ये इसकी टॉप स्पीड है। और सिटी मोड और इकोनॉमी मोड में ऐसा चलने में वैसा फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने इकोनॉमी मोड पे किया तो ऐसा जो एक्सेलरेशन है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे हूँ, रुका हुआ हूँ, ठीक है, अब मैं रुके हुए में एकदम से एक्सेलरेशन जो ले रहा हूँ, क्या ये डिफरेंट है सिटी और इकोनॉमी मोड पे? वेल थोड़ा सा फ़र्क आप फील कर सकते हो। जैसे कि ये इकोनॉमी मोड में था, अब सिटी मोड में थोड़ा सा फ़र्क है, बट वो फ़र्क ये है कि गाड़ी को पता होता है 40 के आसपास रोकना है इकोनॉमी में, और सिटी में पता है कि 40 पे रोकना नहीं है, तो थोड़ा सा स्मूथली आगे चलती जाती है। बट ऐसे अदरवाइज पावर का कोई खास फ़र्क नहीं होता, पावर डिलीवरी जो है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं, वो 40 और उसके ऊपर ही जो है वो फ़र्क आने लगते हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी और टॉप स्पीड होनी चाहिए थी, 80 होनी चाहिए थी थोड़ा। कई सिटी में भी आजकल जो है कुछ जगहों पे 80 अगर स्पीड लिमिट हो तो थोड़ा ओवरटेक वगैरह करने में आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये थार चल रही है अराउंड 60, 55, 60 समथिंग चल रही है, मैं इसको ओवरटेक करना चाहूँ तो इट विल टेक मी सम टाइम। तो मैं दूसरी बाइक्स वगैरह के नज़दीक आ रहा हूँ, ये तो 60 से नीचे थी इसलिए चल गया, अगर ये 65 चल रही होती तो पॉसिबल नहीं था ओवरटेक करना। तो वैसे वाला सीन है। रीजन में भी ऐसा कुछ दे देते ना, ट्विस्ट करने पे रीजन आप कंट्रोल कर सकते हो या ऐसा कुछ, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर चीज़ मेरे ख्याल से वो होती। अभी आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे ट्विस्ट करके, रीजन होता है, होता रहता है, और इकोनॉमी और दोनों मोड में सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंसेस ऐसे नहीं है। तो आप जैसे रीजन करके इंटेंशनली या रीजन को कम करके ब्रेक पे डिपेंडेबिलिटी कम करते हो, जिस तरीके से जैसे कि मेरे आदत पड़ गई ओला में यूज़ करने की, ब्रिलियंट काम करता है उसमें, तो वैसे वाला सीन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मिट्टी में लेके चलते हैं हम और इजीली निकल जाएगी, बट मैं अगर रोक दूं यहाँ पे और अब मैं शुरू करूँ तो देखो ये क्लोज थ्रॉटल, ये देखो तो ये सीन है इसका कि आपको अब जैसे आप मिट्टी में फंस गए तो आपको अपने आप को ऊपर उठा के ही इसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाना है, और ये तभी निकल पाएगी, ठीक है। एक मोमेंटम बनने के बाद में फिर निकल जाएगी, फिर कोई इशू नहीं है, मोमेंटम बना और नाउ आई कैन इजीली लीव। एक चीज़ और मैं इसके बारे में बताना भूल गया, वो ये